अगर हम एक वेइंग स्केल, एक तराजू को इमेजिन करें, है ना, अगर एक साइड पर 1 किलो का वेट रखा जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पर भी एग्जैक्टली 1 किलो का वेट रखना पड़ता है। राइट, बिल्कुल सिंपल फिजिक्स है। हाँ, ये बहुत सिंपल मैथ्स है, मतलब बिल्कुल प्रिसाइज। पर जब हम ह्यूमन बिहेवियर और जस्टिस की बात करते हैं, जब कोई एक सीरियस क्राइम करता है, तो उस तराजू को बैलेंस करने के लिए एग्जैक्टली कितनी सजा या पनिशमेंट मेजर की जाएगी? वही ना। एक चोरी की हुई इवेंट की टिकट और एक टूटी हुई विंडो के वेट को आखिर कैसे कंपेयर किया जा सकता है? सही बात है। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखना या क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझना और फिर विक्टिम के लॉस को लीगली मेजर करना, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जस्टिस का जो वेइंग स्केल है ना, वो आयरन और स्टील से नहीं बल्कि ह्यूमन फिलॉसफी और स्टेट पावर से बनता है। और ये पावर सोसाइटी के रूल्स के साथ ना लगातार शिफ्ट होती रहती है। एग्जैक्टली। तो ये बाउंड्री बहुत ब्लर है, और इसीलिए आज इस डीप डाइव की शुरुआत हम एक ऐसे क्वेश्चन से कर रहे हैं जो सीधा हमारी डेली लाइफ और सोसाइटी के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। आज हम सोर्सेज के एक मैसिव स्टैक का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिसमें काफी कुछ कवर होने वाला है। हाँ, जिसमें लीगल रिसर्च है, क्रिमिनोलॉजी के डीप पेपर्स हैं और भारत के नए क्रिमिनल लॉज यानी भारतीय न्याय संहिता BNS शामिल हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट आखिर सजा तय कैसे करता है। बिल्कुल, और हमारा फोकस ना पनिशमेंट यानी दंड पर होगा। इस कॉन्सेप्ट की हिस्टोरिकल रूट्स क्या हैं, इसके पीछे की 5 मेजर लीगल थ्योरीज कैसे काम करती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वही कि जो नए लॉज आए हैं वो जस्टिस के स्केल को कैसे रीडिफाइन कर रहे हैं। सही कहा। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि पनिशमेंट सिर्फ दर्द देने का एक मैकेनिज्म नहीं है। इसके पीछे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी का एक पूरा साइंस काम करता है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं। लीगल टर्म्स में दंड या पनिशमेंट एक्चुअली है क्या? हाँ। और मैं ये सोच रही थी कि सबसे बड़ा सवाल, किसी इंसान को सजा देने का हक किसी दूसरे इंसान या अथॉरिटी के पास आता कहाँ से है? देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग पनिशमेंट एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी जैसे कि स्टेट द्वारा लगाई गई एक पेनल्टी या हार्डशिप है। ये पेनल्टी उस व्यक्ति पर इम्पोज की जाती है जिसने एस्टैब्लिश्ड रूल्स तोड़े हैं। राइट, स्टेट रूल्स बनाता है। बिल्कुल, पर ये अथॉरिटी हवा से नहीं आती है ना। इसके पीछे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी काम करती है। हम सब एक सोसाइटी में पीसफुली रहने के लिए अपने कुछ एब्सोल्यूट फ्रीडम्स गिव अप करते हैं। बदले में स्टेट हमारी सेफ्टी गारंटी करता है। तो एक अग्रीमेंट जैसा हो गया। अगर हम हिस्ट्री देखें तो एंशिएंट इंडिया में इसका फ्रेमवर्क पूरी तरह से रिलीजन और कॉस्मिक ऑर्डर पर बेस्ड था। हाँ, सोर्सेज में बताया गया है कि एंशिएंट इंडिया में वैदिक से लेकर लेट क्लासिकल एज तक दंडा को धर्म मेंटेन करने का एक डिवाइन टूल माना जाता था। सिर्फ एक रूल बुक का पार्ट नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के मॉरल ऑर्डर को बैलेंस करने का तरीका। सही बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बैलेंस का बहुत डीपली जिक्र किया गया है। राइट, उनका मानना था कि सजा न तो इतनी हार्श होनी चाहिए कि लोग टेरराइज हो जाएं, और ना ही इतनी माइल्ड होनी चाहिए कि लॉज का मजाक बन जाए। एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। एग्जैक्टली। और टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र इसी कॉस्मिक बैलेंस को प्रैक्टिकली एक रूल बुक में कन्वर्ट करते हैं। पर वहां एक फंडामेंटल डिफरेंस था आज के सिस्टम से। क्या डिफरेंस? प्राचीन नियम इगैलिटेरियन नहीं थे, मतलब सबके लिए बराबर नहीं थे। सजा इस बात पर निर्भर करती थी कि ऑफेंडर और विक्टिम का वर्ण यानी कास्ट क्या है। अच्छा। हाँ, सेम क्राइम के लिए अलग अलग वर्णास को अलग अलग सजा मिलती थी। तो जो सोर्सेज में पॉइंट आउट किया गया है वो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर पनिशमेंट कास्ट पर बेस्ड थी तो क्या उस दौर का सिस्टम सच में जस्टिस था? ये बड़ा सवाल है। या फिर वो सिर्फ एक एस्टैब्लिश्ड सोशल हायरार्की को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने का टूल था? एक सोसाइटी जो डीपली स्ट्रैटिफाइड थी, उसका जस्टिस सिस्टम ब्लाइंड नहीं था, बल्कि ओपन आइज से लोगों के स्टेटस को जज करता था। सही ऑब्जर्वेशन है। उस वक्त प्राइमरी गोल जस्टिस से ज्यादा सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करना था, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। फिर जब हम मीडिवल एरा में आते हैं, खासकर सल्तनत और मुगल पीरियड में, तो इस्लामिक लॉ या शरिया का इन्फ्लुएंस दिखता है, जहां पनिशमेंट्स थोड़ी अलग थीं। हाँ, जहां पनिशमेंट ज्यादा बॉडीली और रेट्रिब्यूटिव हो गई थी। पर सबसे ड्रास्टिक शिफ्ट तब आया जब ब्रिटिशर्स ने पावर अपने हाथ में ली। राइट। लॉर्ड मकॉले। बिल्कुल।
लॉर्ड मकॉले ने 1860 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी ड्राफ्ट किया। ब्रिटिश आते हैं और पूरे पैराडाइम को बदल देते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर या रिलीजियस रूल्स की जगह अब उनका मेन गोल सिंपली अथॉरिटी एस्टैब्लिश करना था, है ना? हाँ, उनको बस अपना रूल सॉलिड करना था। हम देखते हैं कि पब्लिक फ्लॉगिंग और काला पानी यानी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जहां लोगों को दूर अंडमान के सेलुलर जेल भेज दिया जाता था, ऐसी सजाएं नॉर्मल हो गई। देखिए, ब्रिटिश अप्रोच को समझने के लिए उस वक्त के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। वो एक कॉलोनियल पावर थे, एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो एक ह्यूज सबकॉन्टिनेंट पर रूल कर रही थी। राइट, उनके पास नंबर्स नहीं थे। एग्जैक्टली उनके पास नेचुरली सिटीजन्स का वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कंसेंट या जिसकी हमने पहले बात की वो नहीं था। इसलिए उन्हें जस्टिस से ज्यादा डिटरेंस यानी डर की जरूरत थी। डर का माहौल बनाना था। हाँ, काला पानी सिर्फ एक फिजिकल एग्जाइल नहीं था, ये एक सोशल डेथ थी। उनका सिस्टम इंटेंशनली इस तरह डिजाइन किया गया था कि स्टेट का एब्सोल्यूट खौफ बनाया जा सके ताकि कोई रेबेलियन ना हो। और इसी खौफ से हम क्रिमिनल जस्टिस की उन डीप फिलॉसफीज की तरफ बढ़ते हैं जो इन लॉज को आज भी चलाती हैं। हिस्ट्री से निकलकर अगर हम थ्योरी पर आएं तो क्रिमिनोलॉजी इस पूरे आर्सेनल ऑफ जस्टिस को मेनली 5 थ्योरीज में डिवाइड करती है। 5 मेजर थ्योरीज हैं। बिल्कुल। सबसे प्रिमिटिव, इंस्टिंक्टिव और ह्यूमन नेचर के सबसे करीब जो थ्योरी है वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, यानी जस्ट डिजर्ट्स या आम भाषा में बदला। वही अनाय फॉर अनाय। रिट्रिब्यूटिव थ्योरी प्योरली मॉरल अकाउंटेबिलिटी पर बेस्ड है। इसका फोकस फ्यूचर क्राइम रोकना नहीं है, इसका फोकस पास्ट में किए गए क्राइम को एड्रेस करना है। मतलब जो हो गया उसकी भरपाई। सही। फेमस फिलोसोफर हेगल इस थ्योरी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। उनका मानना था कि क्राइम सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है और जब स्टेट ऑफेंडर को सजा देता है तो वो उस क्राइम को एनल या कैंसिल कर देता है। ओह अच्छा, कैंसिल आउट कर देता है। हाँ। रिट्रिब्यूटिविज्म कहता है कि गिल्टी को सजा इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि उससे सोसाइटी का कोई फायदा होगा, बल्कि इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि उसने गलत काम किया है और वो पनिशमेंट एक्चुअली डिजर्व करता है। तो अगर हम अपने इंडियन लीगल सिस्टम को देखें तो इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेथ पेनल्टी है। सही। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस में एक लैंडमार्क डॉक्ट्रिन सेट किया था ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। बिल्कुल, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। जब कोई क्राइम इतना ब्रूटल हो, सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्शियंस को इस लेवल पर शॉक कर दे, जहां रिहैबिलिटेशन की बातें कंप्लीटली इररेलेवेंट हो जाएं, वहां रेट्रिब्यूटिव जस्टिस एक्टिवेट होता है। सही कहा। फिर दूसरी मेजर थ्योरी आती है डेटरेंट थ्योरी, जो 18th सेंचुरी फिलोसोफर जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियन अप्रोच से निकली है। यूटिलिटेरियन अप्रोच, ये क्या एग्जैक्टली? यूटिलिटेरियनिज्म का सिंपल मतलब है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वो काम करो जिससे सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हो। ओके। इस थ्योरी के मुताबिक क्रिमिनल को सजा इसलिए दी जाती है ताकि वो एक वॉकिंग एग्जाम्पल बन जाए। सजा ऐसी हार्श हो कि ना सिर्फ वो ऑफेंडर दोबारा क्राइम करने से डरे, बल्कि बाकी सोसाइटी उसकी हालत देखकर क्राइम का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। तो एक सिस्टेमिक डर क्रिएट करना है। हाँ, डर का एक सिस्टेमिक माहौल क्रिएट करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इस थ्योरी का एक प्राइम मॉडर्न एग्जाम्पल हमने 2013 में निर्भया केस के बाद देखा था। पूरा देश सड़कों पर था, पब्लिक आउटरीच एकदम एक्सट्रीम था। उसके बाद ही क्रिमिनल लॉज को इमेंसली स्ट्रिक्ट किया गया। सही बात है, लॉज में बहुत चेंजेस आए। रिपीट रेप ऑफेंसेस के लिए स्पेसिफिकली डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस की गई। पूरा पॉलिटिकल और लीगल थॉट इसी डिटरेंट थ्योरी पर बेस्ड था कि अगर स्ट्रिक्ट लॉज होंगे तो लोग डरेंगे और क्राइम अपने आप रुकेगा। इसके साथ एक और क्लोजली लिंक्ड थ्योरी आती है, प्रिवेंटिव या इनकैपेसिटेटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का लॉजिक तो बहुत सिंपल और एकदम फिजिकल है। इसका मानना है कि अगर एक इंसान खतरनाक है तो उसको विजुअली और फिजिकली सोसाइटी से एक्सट्रैक्ट कर लो, रिमूव कर दो। हाँ, लंबा प्रिजन सेंटेंस दे दो या डेथ पेनल्टी दे दो, ताकि वो उस फिजिकल एनवायरनमेंट में ही ना रहे जहां वो दोबारा क्राइम कर सके। ये क्रिमिनल के माइंड को चेंज करने पे फोकस नहीं करती, उसके बॉडी को रिमूव करने पे फोकस करती है। वेट, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने लॉज स्ट्रिक्ट कर दिए, सोसाइटी से फिजिकली क्रिमिनल्स को रिमूव कर दिया, पर क्या डराने से क्राइम का रेट सच में ड्रॉप होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो एम्पेरिकल रिसर्च और क्रिमिनोलॉजी के पेपर्स हमारे सोर्सेज में है ना, वो एक बिल्कुल अलग रियलिटी प्रेजेंट करते हैं। हार्डन्ड और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स पर इस हार्श डिटोरेंस का कोई खास असर नहीं होता। और इसका रीजन एक बहुत फैसिनेटिंग डेटा पॉइंट है, सर्टेनिटी वर्सेस सिवियरिटी। एग्जैक्टली, सर्टेनिटी वर्सेस सिवियरिटी।
देखिए, क्रिमिनोलॉजी का सबसे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट यही है कि लोग स्ट्रिक्ट सजा से नहीं डरते। लोग इस बात से डरते हैं कि वो पकड़े जाएंगे या नहीं। पकड़े जाने का डर ज्यादा होता है। हाँ। अगर एक सिस्टम में पनिशमेंट बहुत सिवियर है, जैसे मान लीजिए डेथ पेनल्टी, पर कन्विक्शन रेट बहुत लो है, तो डिटोरेंस कंप्लीटली फेल हो जाता है। क्योंकि उन्हें लगता है पकड़े ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अगर क्रिमिनल्स को पता है कि केसेस कोर्ट्स में 20 साल तक चलेंगे, एविडेंस इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा और पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाएगी, तो सिवियरिटी का फियर जीरो हो जाता है। वाह। इफेक्टिव डिटोरेंस के लिए पनिशमेंट का स्विफ्ट और सर्टेन होना जरूरी है, ना कि सिर्फ हार्श होना। और इसी डिटोरेंट और प्रिवेंटिव थिंकिंग के चक्कर में एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पैदा हुआ है। हमारे प्रिजन्स यानी जेल्स कंप्लीटली ओवरक्राउड हो गए हैं। ओवरक्राउडिंग तो एक बहुत ही सीरियस इशू है आजकल। जब सिर्फ डराना, बदला लेना और लोगों को लॉकअप में डालना सिस्टम का डिफॉल्ट आंसर बन गया, तो द सिस्टम चोक्ड इटसेल्फ। और जब पुराने तरीके फेल हुए, तब जस्टिस सिस्टम को एक फंडामेंटली नई सोच अपनानी पड़ी। और यहाँ से शुरू होती है रिफॉर्मेटिव और रेस्टोरेटिव जस्टिस की कहानी। हाँ, और रिफॉर्मेटिव थ्योरी एक बहुत प्रोफाउंड आइडिया पर बेस्ड है, जो महात्मा गांधी ने आर्टिकुलेट किया था, हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। राइट। पहली बार लीगल सिस्टम ने क्रिमिनल को एक मॉन्स्टर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पेशेंट की तरह देखना शुरू किया जिसे एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये थ्योरी मानती है कि क्राइम अचानक किसी वैक्यूम में नहीं होता। सोसाइटी का भी रोल होता है। बिल्कुल। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी, सोसाइटी की इनइक्वालिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन या साइकोलॉजिकल ट्रॉमास का बाई प्रोडक्ट होता है। तो अगर क्राइम एक बीमारी है, तो पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट दुख देना नहीं, करेक्शन होना चाहिए। सही कहा। इस फिलॉसफी ने लॉज का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है ना। इसके क्लियर एग्जाम्पल्स हमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में मिलते हैं। हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक बड़ा स्टेप था। जुवेनाइल्स यानी 18 साल से कम उम्र के टीनेजर्स को हम अडल्ट्स के साथ तिहाड़ जैसे प्रिजन्स में नहीं भेजते। उन्हें स्पेसिफिक करेक्शन होम्स भेजा जाता है, ताकि उनका जो डेवलपिंग माइंड है वो रीमोल्ड किया जा सके, उन्हें स्किल्ड बनाया जा सके, ताकि वो सोसाइटी में वापस आ सके। एडल्ट्स के केसेस में भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के सक्सेसफुली टेस्टेड मॉडल्स हैं हमारे पास, जैसे राजस्थान का सांगानेर ओपन कैंप और महाराष्ट्र के ओपन प्रिजन्स इसके ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स हैं। ओपन प्रिजन्स, वहाँ क्या होता है? यहाँ कैदी 4 दीवारी के पीछे आयरन बार्स में लॉक नहीं होते। वो दिन में प्रिजन से बाहर जाकर फैक्ट्रीज या फील्ड्स में काम करते हैं, सोसाइटी से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए पैसे कमाते हैं और रात को प्रिजन वापस आ जाते हैं। ओह, रात को वापस आना होता है? हाँ, और रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि ओपन प्रिजन्स से निकलने वाले लोगों में रेसिडिविज्म यानी जेल से छूटने के बाद दोबारा क्राइम करने की आदत ना के बराबर होती है, क्योंकि उनका सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन बहुत नेचुरली हो जाता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर थियरी बुक्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक मैसिव डिस्कनेक्ट है, जो सोर्सेज अग्रेसिवली हाईलाइट करते हैं। रिफॉर्म की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हालात कंप्लीटली अलग है। ग्राउंड रियलिटी सच में काफी डार्क है। भारत की प्रिजन्स करंटली अपने टोटल कैपेसिटी के 130% पे चल रहे हैं। एक सेल जो 10 लोगों के लिए बनी है, वहाँ 20 लोग सो रहे हैं। और इससे भी शॉकिंग फैक्ट ये है कि इन जेल्स में बंद लगभग 75% लोग अंडर ट्रायल्स हैं। 75%? और इन अंडर ट्रायल्स का मतलब है कि उनका जुर्म अभी तक किसी जज ने कोर्ट में साबित नहीं किया है। मतलब वो लीगली इनोसेंट है। वो टेक्निकली और लीगली कंप्लीटली इनोसेंट है, फिर भी सिर्फ बेल अफोर्ड ना कर पाने की वजह से या फिर हमारे बहुत स्लो जुडिशियल प्रोसेस की वजह से वो सालों से उन प्रिजन कंडीशंस को एंड्योर कर रहे हैं। ऐसे ओवरक्राउडेड, अंडर रिसोर्स्ड और हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में किसी इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल सुधार या रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकता है? वही ना, बहुत मुश्किल है। अगर हम एक 19 साल के फर्स्ट टाइम माइनर ऑफेंडर को हार्डकोर गैंगस्टर्स और मर्डरर्स के साथ एक पैक्ड सेल में बंद कर देंगे, तो वो रिफॉर्म होकर बाहर थोड़ी आएगा। वो नए कॉन्टैक्ट्स बनाकर एक हार्डन क्रिमिनल बनकर बाहर आएगा। हमारी प्रिजन्स करेक्शनल फैसिलिटीज बनने की बजाय यूनिवर्सिटीज ऑफ क्राइम बन चुकी हैं। ये यूनिवर्सिटीज ऑफ क्राइम वाली बात बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसी एक्सट्रीम फेलियर और सिस्टम के इस गैप को एड्रेस करने के लिए एक और मॉडर्न और ह्यूमेन अप्रोच ने जोर पकड़ा है, रेस्टोरेटिव या एक्सपिएटरी थ्योरी। ओके। देखिए, हमने अभी तक स्टेट क्रिमिनल और लॉज की बात की,
लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक इंसान को ना कंप्लीटली भुला दिया जाता है। कौन? द विक्टिम। जिस पर क्राइम हुआ है। यस। राइट। एक्सपेटरी थ्योरी इज एटोनमेंट या प्रायश्चित पर फोकस करती है। इसे मैं एक एनालॉजी से समझती हूँ। मान लीजिए किसी ने गुस्से में आकर आपके बिजनेस की विंडो तोड़ दी, है ना? ठीक है, विंडो तोड़ दी। रिट्रीब्यूटिव सिस्टम क्या करेगा? वो पत्थर मारने वाले को अरेस्ट करेगा और लॉकअप में डाल देगा। हाँ। बेंथम का डिटरेंट सिस्टम उसको पब्लिक में सजा देगा ताकि बाकी लोग विंडो ना तोड़ें। बिल्कुल। पर इन दोनों सिनेरियोज में जिसकी विंडो टूटी है उसको क्या मिला? कुछ नहीं ना। उसकी विंडो आज भी टूटी हुई है। रिस्टोरेटिव जस्टिस कहता है कि स्टेट ने कॉन्फ्लिक्ट तो टेक ओवर कर लिया पर विक्टिम को एम्प्टी हैंडेड छोड़ दिया। सही एनालिसिस है। यहाँ फोकस शिफ्ट्स ड्रास्टिकली। रिस्टोरेटिव थ्योरी क्राइम को स्टेट के खिलाफ किसी रूल ब्रेक की तरह एनालाइज नहीं करती, बल्कि इसको एक डैमेज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप की तरह देखती है। अ डैमेज्ड ह्यूमन रिलेशनशिप? हाँ, उसको प्योरली जेल में सड़ने के बजाय ऑफेंडर से ऑफिशियली डिमांड किया जाता है कि वो उस विंडो को ठीक करे। जिसकी विंडो टूटी है उसको मटेरियल या इमोशनल कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और ये फिलोसॉफिकल शिफ्ट अब हमारी डेली रूल बुक में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का सेक्शन 357A, जो अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या BNSS में सेक्शन 396 बन चुका है, ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स को डीपली एम्बेड करता है लीगल प्रोसेस में। एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है ये। उसके अलावा माइनर ऑफेंसेस के लिए लोक अदालत और कोर्ट मैंडेटेड मीडिएशन का यूज रैपिडली बढ़ रहा है, जहां दोनों पार्टीज कोर्ट के फॉर्मेलिटीज के बाहर आमने सामने बैठकर सेटलमेंट और कॉम्पेंसेशन नेगोशिएट कर सकती हैं। ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज को ठीक करती है, जहां विक्टिम सिर्फ एक विटनेस या एविडेंस प्रोवाइडर बनकर रह जाता था। सजा स्टेट डिलीवर करता था, फाइन स्टेट के ट्रेजरीज में जाते थे और विक्टिम लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा और लॉस बस अकेले बेयर करता था। तो अब इन 5 थियोरीज, रिट्रीब्यूटिव, डिटरेंट, प्रिवेंटिव, रिफॉर्मेटिव और रेस्टोरेटिव, इनको समझने के बाद हम डायरेक्टली उस मैसिव शिफ्ट पर आते हैं जो अभी हमारे आसपास हो रहा है। भारत ऑफिशियली 186 के कॉलोनियल इंडियन पीनल कोड से आगे बढ़कर 2023 के भारतीय न्याय संहिता BNS को अडॉप्ट कर चुका है। 160 साल बाद एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल शिफ्ट है ये। हाँ, 160 साल बाद जब हम जस्टिस का तराजू दोबारा कैलिब्रेट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या बदला है? देखिए, ये ट्रांजिशन प्योरली हिस्टोरिकल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल है। पुराने IPC के सेक्शन 53 और नए BNS के सेक्शन 4 में ब्रॉडली पनिशमेंट्स को ना 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 6 कैटेगरीज, ओके। वो हैं डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट जो कि रिगरस हो सकती है जहां हार्ड फिजिकल लेबर कंपेल्ड होता है, या सिंपल हो सकती है, फिर फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन्स, और एक बिल्कुल नया अनप्रेसिडेंटेड एडिशन है इस बार, कम्युनिटी सर्विस। यस, कम्युनिटी सर्विस। BNS के सेक्शन 4F के अंडर कम्युनिटी सर्विस को ऑफिशियली एक पनिशमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है। ये स्पेसिफिकली पेटी ऑफेंसेस यानी छोटे जुर्म जैसे माइनर थेफ्ट, पब्लिक इंटॉक्सिकेशन या डेफमेशन, इन सब के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सही बात है। इस पनिशमेंट में ऑफेंडर को किसी जेल में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसे सोसाइटी के लिए बिना किसी फाइनेंशियल पे के स्पेसिफिक आवर्स तक अनपेड काम करना पड़ता है। और अगर हम इसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखें ना, तो समझ आएगा कि स्टेट ने ये क्यों किया। ये स्टेप डायरेक्टली वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसकी हमने बात की थी। राइट। आइसोलेशन। हाँ, स्टेट अब रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एक फर्स्ट टाइम माइनर ऑफेंडर को हार्डन क्रिमिनल्स के साथ तिहाड़ या ऑथर रोड जेल में बंद करना पनिशमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा डेंजर इनवाइट करना है। तो इसेंशियली कम्युनिटी सर्विस उसे सोसाइटी में रखता है, उसे उसके किए गए ऑफेंस का प्रायश्चित करवाता है यानी रेस्टोरेटिव थ्योरी, और उसे हार्डकोर क्रिमिनल्स के नेटवर्क से कंप्लीटली आइसोलेट करके रखता है, जो हो गई प्रिवेंटिव या रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एग्जैक्टली। एक परफेक्ट ब्लेंड है, लेकिन नया लॉ सिर्फ सॉफ्ट नहीं हुआ है। उसने उन एरियाज में एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई है जहां कॉलोनियल लॉज प्योरली ब्लाइंडली फेल हो रहे थे। स्ट्रिक्टनेस भी आई है। हाँ, BNS का सेक्शन 112 इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ये प्रोविजन पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम से डील करता है और ये मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी के ब्रोकन विंडोज पुलिसिंग कॉन्सेप्ट पर इंटेंसली हेवीली रिलाई करता है। ब्रोकन विंडोज थ्योरी ये फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट जेम्स क्यू विल्सन ने प्रपोज की थी, है ना? उनका लॉजिक था कि अगर एक बिल्डिंग की टूटी हुई विंडो जल्दी रिपेयर नहीं होती तो एरिया के बाकी एलिमेंट्स को सिग्नल मिलता है कि यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। सही पकड़ा आपने।
उसके बाद और विंडोज तोड़ी जाती हैं, क्राइम बढ़ता है और धीरे धीरे पूरा नेबरहुड कोलैप्स हो जाता है। बीएनएस का सेक्शन 112 कहता है कि अगर छोटे छोटे क्राइम्स जैसे मोबाइल स्नैचिंग, चीटिंग, व्हीकल थेफ्ट, कार्ड स्किमिंग, पब्लिक एग्जाम पेपर्स लीक करना या इवेंट टिकट्स की अनऑथोराइज सेलिंग, अगर ये एक सिस्टमैटिक नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं तो वो आम चोरी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और इसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्या है? इसका एक हाल ही का बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल हमने देखा रोहन गुप्ता भी यूनियन ऑफ इंडिया केस में। वो कॉन्सर्ट टिकट्स वाला इशू। हाँ, जब ग्लोबली फेमस आर्टिस्ट जैसे कोल्ड प्ले और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स अनाउंस हुए तो उनके टिकट्स प्लेटफॉर्म्स पर सेकंड्स में वैनिश हो गई। और फिर ब्लैक मार्केट में मिली। बिल्कुल, और फिर मैसिव स्केल पर एग्जॉर्बिटेंट रेट्स में ब्लैक मार्केटिंग में बेची गई। जब इस पर पब्लिक आउटरीच एक्सट्रीम लेवल पर गया तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट्स में स्पेसिफिकली इसी सेक्शन 112 बीएनएस को इन्वोक किया। तो इस केस का मेन पॉइंट क्या था? उस आर्ग्यूमेंट का कोर लॉजिक यही था कि टिकट ब्लैक मार्केटिंग ना कोई आम इंसान कैजुअली अपने घर से नहीं कर रहा। इन छोटे ट्रांजैक्शंस के पीछे ऑटोमेटेड बॉट्स, मैसिव कोऑर्डिनेशन और एक पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट काम कर रहा है। अच्छा। पहले क्या होता है, ये छोटे अलग अलग चीटिंग या फ्रॉड के केसेस बनकर रह जाते जिनमें बेल इजीली मिल जाती थी, पर सेक्शन 112 इसे क्लासिफाई करता है एज अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिसमें 1 से 7 साल तक की कंटिन्यूस इम्प्रिजनमेंट और हेवी फाइन्स हो सकते हैं। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल का सीधा मतलब है कि पुलिस को ऐसे सिंडिकेट्स के मेंबर्स को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट के वारंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और अरेस्ट होने के बाद बेल मिलना ऑफेंडर का राइट नहीं होगा, जज का डिस्क्रिशन होगा। मतलब द स्टेट इज हिटिंग वेयर इट हर्ट्स। एग्जैक्टली। और इन दोनों प्रोविजंस को साथ में देखने से ना नए लीगल फ्रेमवर्क का क्लियर एजेंडा नजर आता है। ये एक एक्सट्रीम रेट्रिब्यूटिव या एक्सट्रीम रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं है, बैलेंस्ड है। हाँ, हम एक हेविली ट्रांजिशनल फेज में हैं जहां अप्रोच हाईली टारगेटेड हो रही है। जो लोग नेटवर्क बनाकर सोसाइटी को मैनिपुलेट कर रहे हैं यानी ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स, उनके खिलाफ हेवी डिटरेंस यूज किए जा रहे हैं। और जो माइनर इंडिविजुअल मिस्टेक्स हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस जैसी प्योरली रिहेबिलिटेटेड टूल्स का यूज हो रहा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे एवोल्यूशन को देखकर हम हिस्ट्री और फिलॉसफी के उस पूरे सर्कल को कंप्लीट करते हैं। कौटिल्य के डंडा से, जहां सजा कॉस्मिक ऑर्डर का टूल थी, वहां से ब्रिटिश काला पानी तक, जिसका मकसद सिर्फ मास कंट्रोल और एब्सोल्यूट खौफ था। और वहां से आज का भारत। हाँ, और अब आज का भारत, जहां हम विक्टिम कॉम्पेंसेशन और कम्युनिटी सर्विस के बारे में स्पेसिफिकली डिबेट कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर वाली फिलॉसफी अब धीरे धीरे रूल बुक्स का एक्चुअल टेक्निकल पार्ट बन रही है। देखिए, लॉज अनडाउटेडली प्रोग्रेसिव हुए हैं पहले से। सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस रिफाइन हुई है, लेकिन किसी भी स्टेट के सिस्टम का इवैल्यूएशन सिर्फ उसके कागज पर लिखे गए एलिगेंट लॉज से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? ग्राउंड पर उसके एक्चुअल एग्जीक्यूशन और उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट से होता है, जिसका एविडेंस डायरेक्टली एक न्यूट्रल फैक्चुअल डेटा पॉइंट में हाईलाइट होता है जो हमारे सोर्सेज ने प्रोवाइड किया है। यहाँ मैं कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव फैक्ट स्टेट करूंगी ताकि हम लॉ और ग्राउंड रियलिटी के गैप को समझ सकें। बोलिए। क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट यानी CPA प्रोजेक्ट की एक डिटेल स्टडी मेंशन करती है कि पैंडेमिक और लॉकडाउन के हाईली रिस्ट्रिक्टिव फेज के दौरान मध्य प्रदेश में होने वाले लगभग 80% अरेस्ट्स बिल्कुल माइनर ऑफेंसेस के लिए थे। 80% माइनर ऑफेंसेस थे? हाँ, खास करके एक्साइज लॉज यानी लोकल लिकर रेगुलेशंस के वायोलेशन के लिए। ये डेटा बहुत रिवीलिंग है। स्टडी का स्टैटिस्टिकल डेटा ये क्लियर फैक्ट दिखाता है कि इन लॉज का एग्जीक्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं हुआ, बल्कि उसका कंप्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट स्पेसिफिक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे आदिवासी और विमुक्ता कम्युनिटीज पर पड़ा, प्राइमरीली महुआ लिकर की ट्रेडिशनल प्रोडक्शन जैसे माइक्रो चार्जेस पर। एग्जैक्टली हम इस स्टैटिस्टिकल डेटा को यहाँ ऑब्जेक्टिवली और इंटायरली फैक्चुअल रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अंडरस्कोर करने के लिए कि लॉ इन थ्योरी और लॉ इन प्रैक्टिस के बीच का गैप मेजर करना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। सही बात है। लॉ कितना भी साइंटिफिकली या फिलोसॉफिकली एडवांस क्यों ना हो जाए, जब तक एनफोर्समेंट मशीनरी के बायसेस और प्रोसीजरल ब्लॉक्स को एड्रेस नहीं किया जाता, तब तक सिस्टम उस इक्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएगा जिसका प्रॉमिस किया गया था।
ओवरक्राउडेड प्रिजन्स ना इस फेलियर का डेली विजुअल प्रूफ है। जिससे हम आज के डीप डाइव के फाइनल थॉट पर आते हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो हमने जस्टिस के एक वेइंग स्केल की बात की थी। हिस्ट्री, डिटरेंस, रिफॉर्म, बीएनएस और आईपीसी को डीप डाइव करने के बाद हमने देखा कि उस स्केल पर आज हमने नए और बेहतर वेट्स तो डेफिनेटली रख दिए हैं। नए वेट्स तो आ गए हैं बिल्कुल। पर जब प्रिजन्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने के कगार पर है और 75% लोग एज अंडर ट्रायल्स अपना जुर्म साबित होने से पहले ही डेली पनिशमेंट भुगत रहे हैं, तो द फंडामेंटल क्वेश्चन ना कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि हम कितने मॉडर्न लॉज लिख सकते हैं, सवाल ये है कि क्या सिर्फ नए रूल बुक्स प्रिंट करने से उस इंसान के लिए जस्टिस का एक्सपीरियंस बढ़ेगा जो उस टूटे हुए स्केल पर ऑलरेडी फंस चुका है, या हमें लॉज के वेट्स बदलने के साथ साथ उस पूरे जुडिशियल मशीनरी और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर को एक्चुअली ओवरहॉल करने की अर्जेंट जरूरत है। ये एक ऐसी डीप डिबेट है जो खत्म नहीं, अभी शुरू हुई है। एक सोचने वाली बात है। कीप डिगिंग डीप।